हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम पंजाब के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनका जो जीके वाला सेक्शन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट का जो हमारा सेशन रहा था उसमें हमने चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। साथ में ये एनालाइज करने की हमने कोशिश की थी कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लास्ट वाले सेशन में डिस्कस कर लिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चंडीगढ़ कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अपने आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन क्या है आज के सेशन का? मैच दी लिस्ट। दो लिस्ट दी हुई है आपके पास, एक दी हुई है लिस्ट नंबर 1, एक दी है लिस्ट नंबर 2। ठीक है, इस लिस्ट 1 को मैच करना है अपने को लिस्ट 2 के साथ। लिस्ट 1 में दी हुई है कुछ एक टनल, पाताल पानी टनल दी हुई है, सिल्क यारा टनल दी हुई है। ठीक है, उसको मैच करना है पर्टिकुलर स्टेट के साथ। तो मेनली सवाल ये है कि जो पाताल पानी जो टनल है हमारी वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है, और दूसरा जो सिल्क यारा टनल है वो कौन सी पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर आपने इंपॉर्टेंट टनल्स अगर कभी आपने स्टैटिक जीके में पढ़ी होंगी या कभी किसी और टॉपिक में इंपॉर्टेंट टनल्स पढ़ी होंगी तो बड़े रेयर चांसेज है कि आपने पाताल पानी जो टनल है उसको पढ़ा होगा। इसके पीछे वजह यह है कि जो पाताल पानी जो टनल है वो अभी क्या है अपनी, वो है अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसको बनाया नहीं गया है। एक्सपेक्टेड डेट है कि इसको इनॉग्रेट या फिर बनकर कंप्लीट कब तक हो जाएगी, ये 2025 में। ठीक है, और इसको बारे में ज़्यादा सवाल पेपर में इसलिए पूछ रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी उसके बाद इट विल बी दी लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। अभी तक जितनी टनल्स हैं, ठीक है, उनमें जो लॉन्गेस्ट है वो है हमारी T49। ठीक है, अभी प्रेजेंट डे अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट डे जो हमारे पास लॉन्गेस्ट टनल है वो है तुम्हारी T49, जिसकी लेंथ कितनी है 12.7 किलोमीटर्स। ठीक है, जो हमारी T49 टनल है ये लोकेटेड है तुम्हारी कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। T49 टनल जो कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, ये कटरा और बनिहाल को आपस में जोड़ रही है। इट इज़ प्रेजेंटली द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया विद लेंथ 12.7 किलोमीटर्स। ठीक है, अब तक सबसे लंबी है, 12.7 किलोमीटर लेंथ है इसकी। लेकिन अगर 2025 में जब पाताल पानी टनल तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी तो ये वाली जो टनल है वो तुम्हारी इंडिया की क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट टनल हो जाएगी। टोटल लेंथ इसकी बताएं तो टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 14 किलोमीटर्स। ठीक है, 2025 में जो एक्सपेक्टेड टाइमिंग है उसमें जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इट विल बी दी लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा बात करें कि पाताल पानी जो टनल जो हम बना रहे हैं वो कौन सी पर्टिकुलर स्टेट में है। ये स्टेट कौन सी स्टेट में है, ये है तुम्हारी मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसकी कंस्ट्रक्शन चली हुई है। आने वाले टाइम पे इट विल बी दी लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है तुम्हारा पाताल पानी, पाताल पानी का आंसर क्या होगा तुम्हारा, मध्य प्रदेश। पाताल पानी जो इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल होने वाली है इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश स्टेट। ठीक है, दूसरा कुछ एक लॉन्गेस्ट टनल की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि प्रेजेंटली जो आपकी टनल है लॉन्गेस्ट वो कौन सी है, T49। लेकिन कई बुक्स में या कई सोर्सेज में आपने अभी तक ये वाली चीज़ कंफर्म नहीं की होगी या फिर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। वो इसलिए क्योंकि जस्ट इसका लास्ट ईयर इनॉग्रेशन हुआ है 2023 में। ठीक है, कुछ एक जगह पर आपको अभी भी क्या मिलेगी, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल इससे पहले लॉन्गेस्ट टनल हुआ करती थी, अभी लॉन्गेस्ट टनल हमारे पास कौन सी है, T49। ठीक है, अगर आपको ये आ जाए कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया अबव 10,000 फीट। ठीक है, 10,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर कौन सी टनल है जो कि लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है हिमाचल प्रदेश की एक टनल जिसका नाम क्या है, अटल टनल। ठीक है, अटल टनल की लेंथ है 9.03 किलोमीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट टनल नहीं है ये हाल तो, लेकिन इट इज़ लॉन्गेस्ट टनल अबव दी हाइट ऑफ 10,000 फीट। 10,000 फीट की ऊंचाई के बाद सबसे ऊंची टनल कौन सी है तुम्हारी, अटल टनल हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बाकी जो तुम्हारी उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक टनल हुआ करती थी, वो भी हमारी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया है। ठीक है, उसके अलावा एक और टनल है जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी चली है, वो 2028 में जाके कंप्लीट होगी, विल बी दी लॉन्गेस्ट। वो पाताल पानी से भी ज़्यादा लंबी है, वो वाली टनल जो है वो पाताल पानी से भी ज़्यादा लंबी है, अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर। ठीक है, टनल का नाम है थाने क्रीक टनल। ठीक है,
टनल का नाम क्या है? थाने क्रीक टनल। लोकेटेड कहाँ पर है ये? थाने क्रीक टनल लोकेटेड है तुम्हारी महाराष्ट्र स्टेट में। एक बार जब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो इसकी लेंथ है इट विल बी 21.55 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी टनल कौन सी होने वाली है? 21.55 किलोमीटर। लेकिन सवाल ये है कि जब तक आप लोग एग्जाम दोगे तब तक ये लॉन्गेस्ट नहीं होने वाली, बिकॉज एक्सपेक्टेड टाइम है या एस्टिमेटेड टाइम है कि 2028 में जाके ये जो पर्टिकुलर टनल है वो कंप्लीट होगी तुम्हारी। ठीक है, तो फिलहाल अगर प्रेजेंट डे आपसे सवाल पूछा तो क्या करना है अपने को? T49। प्रेजेंट डे लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? T49। नेक्स्ट ईयर जब सवाल पूछेंगे तो पतालपानी पूछ सकते हैं लॉन्गेस्ट टनल में। अभी फिलहाल लॉन्गेस्ट नहीं है, इसलिए एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया? पतालपानी जो टनल है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, T49 कहाँ पर है? तुम्हारी जम्मू कश्मीर में। लॉन्गेस्ट टनल अबव 10,000 फीट अगर पेपर में पूछा तो क्या करना है अपने को? अटल टनल करना है। ठीक है, और अगर अपकमिंग में पूछा तो अपकमिंग में आप प्रिपेयर हो सकते हो, कल को इंटरव्यू में पूछ सकते हैं या किसी और जगह पर पूछ सकते हैं कि आने वाला ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है दैट विल बी द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। तो वो कौन सा है तुम्हारा? थाने क्रीक टनल 21.55 किलोमीटर इन महाराष्ट्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो टनल है अपनी वो है तुम्हारी सिल्क-यारा। ठीक है, सिल्क-यारा के बारे में अगर हल्का फुल्का पहले डिस्कस करें तो जो अपनी सिल्क-यारा टनल है हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है चार धाम रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, चार धाम रोड प्रोजेक्ट के अंदर हमने काफ़ी टनल्स कंस्ट्रक्ट करवाई, काफ़ी रोडवेज बन रहे हैं। उनमें एक टनल बन रही है तुम्हारी जो जोड़ेगी गंगोत्री को यमुनोत्री से। ठीक है, गंगोत्री को यमुनोत्री से जोड़ रही थी ये पर्टिकुलर टनल। ठीक है, इसका जब से ये टनल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, एक्सपेक्टेड था कि 1-2 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी बनके। इसके बनने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में जो रास्ता लगभग 26 किलोमीटर का है दैट विल बी रिड्यूस टू लगभग 4.5 किलोमीटर। जो 26 किलोमीटर का रास्ता है वो केवल 4.5 किलोमीटर तक का सिमट जाना था। ठीक है, यमुनोत्री और गंगोत्री के बीच का जो रास्ता है। ठीक है, टनल की कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी है, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया था कि तुमने क्या करना है? इस टनल को कंस्ट्रक्ट करवाना है। लेकिन सवाल ये है कि ये पर्टिकुलर टनल पूछी क्यों? ठीक है, आल्दो हो सकता है आपने सिल्क-यारा नहीं सुनी होगी। ठीक है, सिल्क-यारा को सुनने के चांसेस आपके कम हैं, लेकिन एक इवेंट आप लोगों ने पक्का सुना होगा, जो इवेंट हुआ था 12 नवंबर 2023। 12 नवंबर 2023 को सिल्क-यारा में एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से टनल कोलैप्स कर जाती है और उसके अंदर 41 जो वर्कर्स थे वो फंस जाते हैं। ठीक है, 41 वर्कर्स जो थे वो अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ना उनको ऑक्सीजन मिल रही थी, ना उनको खाना मिल रहा था, ना उनके साथ कम्युनिकेशन हो पा रही थी। ठीक है, कुछ भी उनके साथ कनेक्शन बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, ये न्यूज़ आपने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, चाहे सोशल मीडिया में बात करो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि सिल्क-यारा जो टनल है वहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो ट्रैप हो रखे हैं। जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है और जो उत्तराखंड पुलिस है और इंडियन आर्मी, इन सब ने मिलकर एक रेस्क्यू मिशन चलाया। ठीक है, मिशन को नाम दिया गया, मिशन का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। मिशन का नाम था ऑपरेशन जिंदगी। ठीक है, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्या था ऑपरेशन जिंदगी का कि जैसे तैसे करके कम्युनिकेशन सेटअप किया जा सके वर्कर्स के साथ। तो काफ़ी ड्रिलिंग मशीन के साथ हमने हेल्प करके, ड्रिलिंग मशीन की हेल्प करके हमने 3 पाइप वहाँ वर्कर्स तक पहुँचाई। एक में जिसमें खाना जा रहा था, एक में जिसके साथ कम्युनिकेशन हम बना पा रहे थे उनके साथ, और एक के साथ जिसमें हम क्या कर पा रहे थे, एक में खाना जा रहा था, एक में हम कम्युनिकेशन कर पा रहे थे उनके साथ, और एक जो टनल थी उसमें हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, एक में क्या हो रहा था, वो ऑक्सीजन जो सर्कुलेट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन हम बाहर से सर्कुलेट करवा रहे थे टनल के अंदर। ठीक है, फाइनली जाके ये जो मिशन है तुम्हारा ये चलता है हमारा 28 नवंबर 2023 तक, 28 नवंबर 2023 तक चला। लगभग 16 दिन का ये मिशन था।
16 दिन के बाद फाइनली जाके जो 41 वर्कर्स हैं, ये 41 के 41 वर्कर्स को हमने क्या कर लिया, रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू करने के लिए पूरे इंडिया की जितनी बड़ी बड़ी टीम्स थी उन सब की हेल्प ली गई। जो भी टनलिंग एक्सपर्ट थे ऑस्ट्रेलिया के, जैसे एक आर्नोल्ड डिक्स करके एक पर्सन है, टनलिंग एक्सपर्ट है, उनको वहाँ से स्पेशली बुलाया गया कि आओ और यहाँ पर कोऑर्डिनेट करो कि कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग थे जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन था इस ऑपरेशन ज़िंदगी में। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए पहला सवाल तो यही इंपॉर्टेंट हो गया कि सिल्कियारा जो टनल है वो कहाँ पर लोकेटेड है। सिल्कियारा जो टनल है वो तुम्हारी उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है। दूसरा, कौन से प्रोजेक्ट के अंडर बन रही थी, तो 4 धाम रोड जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर ये टनल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। हाँ, जस्ट इन केस अगर तुमसे कंपनी पूछ ली तो कंपनी भी कर सकते हो। कंपनी का नाम था नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, ठीक है, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिंदगी, ठीक है, ठीक है। इसलिए इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से सिल्कियारा आपके, वैसे टनल्स तो बहुत सारी इंडिया में, लेकिन बात जब ये आए कि एग्जाम में कौन सी वाली पूछेंगे तो जो रिसेंटली न्यूज़ में हो या कुछ ना कुछ इवेंट हुआ वो उनके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When did the Supreme Court of India come into existence? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में कब आया, ठीक है। तो पहली चीज़, अगर एग्जिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो खुद का हमारा सुप्रीम कोर्ट था, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिस दिन भारत का संविधान लागू होता है उसी दिन हमारा क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसको एग्जिस्टेंस में आ गया। जो हमारे आर्टिकल्स थे, जैसे आर्टिकल नंबर है तुम्हारा, आर्टिकल नंबर है 124। आर्टिकल नंबर 124 बोल रहा है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 खुद कह रहा है कि हमारे इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 124, ठीक है, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे ये आया तो हमारा सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आ गया। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारा प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट है उसकी इनॉग्रेशन कब हुई, क्योंकि संविधान लागू होने से पहले हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं था। इससे पहले हमारे इंडिया में चलता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ तो हमारे इंडिया में बना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो इनॉग्रेशन है वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेट पेपर में बहुत बार आती है। 28 जनवरी 1950, इसके दो एग्जिस्टेंस में आने के 2 दिन बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई, इनॉग्रेशन। अब जब भी एग्जाम में सवाल ये आएगा, ठीक है, तो डेट्स दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सवाल एग्जैक्टली पूछा गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में सवाल आया है एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो एग्जिस्टेंस का आंसर क्या होगा तुम्हारा, 26 जनवरी 1950। लेकिन कई बार सवाल ये पूछा गया है कि व्हेन डिड दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड। इनॉग्रेशन कब हुई तुम्हारी, 28 जनवरी 1950, ठीक है, ठीक है, 28 जनवरी 1950 इस दिन हमारे क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इनॉग्रेशन हुई। अब सवाल ये आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इनॉग्रेशन कौन सी बिल्डिंग में हुई, ठीक है, तो कहाँ पर हुई, इट वॉज इनॉग्रेटेड एट चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो चैम्बर ऑफ प्रिंस था उसमें क्या किया गया, उसमें इसकी इनॉग्रेशन की गई, ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो प्रेजेंट डे बिल्डिंग है हमारी दिल्ली में, ठीक है, उसकी इनॉग्रेशन कब होती है, प्रेजेंट डे जो बिल्डिंग है उसकी इनॉग्रेशन हुई 4 अगस्त 1958, ठीक है। तो ओरिजिनली पूछेंगे कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ बैठा, तो इट सैट इन द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है, और कहाँ पर, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। और जो प्रेजेंट डे बिल्डिंग है हमारी उसकी इनॉग्रेशन कहाँ पर हुई तुम्हारी, 4 अगस्त 1958 को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, व्हेन डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, जनवरी, ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1950, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा, अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में, तो क्या हमारे इंडिया में 26 जनवरी 1950 से पहले क्या कभी कोई सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स रूल लगे थे करने, तो सबसे पहले जो हमारे इंडिया में एक्ट आया था वो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कौन सा एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ तुम्हारा 22 अक्टूबर 1774 को कलकत्ता में, ठीक है, 1774
कैलकाता, ठीक है। 1774 कैलकाता में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ का? कैलकाता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाता। उसके बाद फिर मद्रास और बॉम्बे में अलग सुप्रीम कोर्ट बने, रीजनल। इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो थी तुम्हारी बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक की, ठीक है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सारी की ज्यूरिसडिक्शन केवल 3 स्टेट तक लिमिटेड थी। जो प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी ज्यूरिसडिक्शन तो पूरे इंडिया में है, लेकिन ये वाला जो था इसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक थी? केवल बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। लेकिन बाद में जाके ये कब तक चला तुम्हारा? अप टू 1862, ठीक है, अप टू 1862। अब 1862 में क्या हुआ? इससे जस्ट 1 साल पहले हमारे इंडिया में एक एक्ट आता है जिसको बोला गया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, ठीक है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया 1861 और इसके अंडर जो तुम्हारे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के जो सुप्रीम कोर्ट थे उनको अबॉलिश करके क्या बनाया गया? हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। सबसे पहले बना हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, फिर बना तुम्हारा हाई कोर्ट ऑफ मद्रास और उसके बाद बना तुम्हारा हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, ठीक है। तो अगर पेपर में ये आया कि हाई कोर्ट सबसे पहला कौन सा बना, तो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता भी सबसे पहले बना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता भी तुम्हारा क्या बना? सबसे पहले बना। फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, इसके बाद भी आएगा। तो 1866 में इलाहाबाद कोर्ट बना था, ठीक है। प्रेजेंट डे हमारे पास टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? टोटल हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। प्रेजेंट डे कितने हाई कोर्ट्स है? 25 हाई कोर्ट्स हमारे पास है, ठीक है। कैसे बने थे? अकॉर्डिंग टू इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में सबसे पहले। अभी प्रेजेंट डे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ कर रहा है कि हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट के में है टोटल 34 जजेस, ठीक है, टोटल 34 जजेस है, जिसमें एक रहेगा तुम्हारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 क्या रहेंगे? तुम्हारे बाकी जज, ठीक है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 बाकी जजेस रहेंगे। टोटल स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इस वक्त कितनी है? 34 जजेस, ठीक है। तो ओवरऑल सारी की सारी बात ये है कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर 22 अक्टूबर 1774 को कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता के बाद मद्रास और बॉम्बे में बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। 1862 में ये जो सुप्रीम कोर्ट थे इनको अबॉलिश करके हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास एंड हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे बने, ठीक है। उसके बाद बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल प्रेजेंटली 34 जजेस होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस रहेंगे, ठीक है। टोटल हाई कोर्ट हमारे इंडिया में कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये सवाल भी आ सकता है तुम लोगों से पेपर में कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है हमारे, तो आप लोगों को पता होगा प्रेजेंट कौन से हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है जी। डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है तुम्हारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सबको पता होगा, लेकिन सवाल ये है कि कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं ये तुम्हारे? कौन से नंबर के हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़ 50th चीफ जस्टिस इंडिया के वो हैं, ठीक है। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तुम्हारे कौन से बन जाएंगे? 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। 45 से लेके 50 तक के तुम लोगों को सारे के सारे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सब कुछ याद करने पड़ेंगे। दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई और उसके बाद जो भी तुम्हारे एन.वी. रमना, एस.ए. बोबड़े और तुम्हारा यू ललित और डी.वाई. चंद्रचूड़, जो भी सारे के सारे नाम तुम्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करने पड़ेंगे विद नंबर। कई एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम में मैच मेकिंग में आ जाता है ये, ठीक है, कि 45 को मैच करो, 47 को मैच करो, 49 को मैच करो एंड 50 को मैच करो, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ रीजनल लैंग्वेज डी.डी. पोदिकाई इज। पहले एक चैनल होता था DD1, सबको पता होगा, जिसको हम नॉर्मली दूरदर्शन भी बोलते हैं। DD की फुल फॉर्म अगर बात करें तो DD बोला जाता है किसको? दूरदर्शन को, ठीक है। दूरदर्शन के खुद के सब्सिडरी बहुत सारे चैनल है, DD पंजाबी, DD स्पोर्ट्स, बहुत सारे इनके सब्सिडरी चैनल है। DD या फिर दूरदर्शन की जो फाउंडेशन हुई थी, ये हुई थी हमारी 15 सितंबर 1959, ठीक है, 15 सितंबर 1959। उसके बाद बहुत सारे इनके चैनल बने, जिनमें एक चैनल बना तुम्हारा कौन सा? DD पोदिकाई। DD पोदिकाई बनता है तुम्हारा 15 अगस्त 1975। 15 अगस्त 1975 को बना DD पोदिकाई, ठीक है। मेनली तमिल लैंग्वेज में ये था। अभी रिसेंटली जो हमारा 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई हैं जनवरी 2014
2024 में जो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इनॉग्रल फंक्शन था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने ये डिक्लेयर किया कि जो डीडी पोदिगाई जो चैनल है उसको चेंज कर दिया जाएगा, किसमें, डीडी तमिल में। ठीक है, तो जो पहले हमारा डीडी पोदिगाई चैनल था, अब से क्या हो गया तुम्हारा, जनवरी 2024 से किस में चेंज हो गया, डीडी तमिल। ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था। जस्ट इन केस अगर आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स को फॉलो कर रहे हो या फिर इनॉग्रल फंक्शन देख रहे थे तो आपके लिए बहुत आसान सवाल है, अदरवाइज ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, साउदर्न इंडिया वालों के लिए ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन जो तुम नॉर्दर्न इंडिया में, खासकर जब तुम चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो या पंजाब की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तुम लोगों को लग सकता है। ठीक है, अगर बात करें कि दूरदर्शन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, दूरदर्शन को ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और मोटो की बात करें, जब भी आपने DD1 या दूरदर्शन का भी देखा होगा तो जो सिंबल है, सिंबल के नीचे देवनागरी लिपि में एक लिखा होता है तुम्हारा क्या, सत्यम शिवम सुंदरम। ये क्या है, मोटो। सत्यम शिवम सुंदरम क्या है, मोटो है किसका, दूरदर्शन का। ठीक है, मोटो एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसके चांसेस है। डीडी का क्या है तुम्हारा, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हेडक्वार्टर तुम्हारे स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर प्लस रख लो कि जो तुम्हारा जीके का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स रहते हैं, हेडक्वार्टर तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग 50 से 100 के बीच में तुम लोगों को टोटल ये हेडक्वार्टर्स याद करने पड़ेंगे। लगभग ये रखो, टारगेट ये बना के लेके चलो कि दिन के दिल्ली के 5 से लेके 10 हेडक्वार्टर अपने को याद करने हैं। 10 या 15 दिन में जितने टोटल हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे के सारे अपने को क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आता होगा तो आंसर कर लोगे, नहीं आता होगा तो कोई गैस इसमें होगा नहीं। ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है तुम्हारा, रुड़की में। ठीक है, IIT के लिए फेमस है रुड़की हाल तो। ठीक है, लेकिन यहाँ भी क्या है, इसका सेंटर है। बाकी 3 ऑप्शन की अगर बात करें तो बाकी 3 ऑप्शन इसलिए पेपर में आए क्योंकि यहाँ भी किसी ना किसी के ऑब्वियसली हेडक्वार्टर होंगे। ठीक है, तो देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून का क्या है कि देहरादून के जंगल बहुत फेमस है। ठीक है, बचपन में एक सीरियल भी आता था, एक वैम्पायर की कहानी थी, एक वैम्पायर बेस्ड एक सीरियल था। उस सीरियल में देहरादून के जंगलों की कहानी बताई है कि देहरादून के जंगल बहुत ज़्यादा खौफनाक होते हैं, वहाँ वैम्पायर्स रहते हैं। उसके ऊपर एक वैम्पायर बेस्ड एक कहानी थी। ठीक है, सीरियल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, तब से लेके एक आइडियोलॉजी मेरी बन गई कि मुझे ऐसा लगता था कि देहरादून के जंगल बहुत खतरनाक है, या देहरादून के जंगल जो है वो सबसे तगड़े हैं, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो जंगलों से रिलेटेड अगर हेडक्वार्टर तुम्हें पेपर में आया, ठीक है, जैसे तुम्हारा हो गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर हम वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड भी ये कर सकते हैं। फॉरेस्ट मतलब वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तुम्हारा आ गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं किस चीज़ से रिलेटेड है, चाहे वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, फॉरेस्ट रिजर्व एंड एजुकेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, जंगलों से रिलेटेड। जंगल से रिलेटेड अगर कोई पेपर में सवाल आया तो उसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, देहरादून। ठीक है, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड 2 भी तुम्हारे हेडक्वार्टर्स है, वो सारे के सारे कहाँ पर है तुम्हारे, देहरादून में। ठीक है, दूसरा, मिलिट्री से रिलेटेड अगर पेपर में सवाल आया, जैसे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ पर है, RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, सुना होगा तुमने। ठीक है, एग्जाम भी होता है स्कूल टाइम पे, इसकी एंट्री होती है। लगभग इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में से एक माने जाते हैं RIMC। उसके बाद आते हैं सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल के नीचे आते हैं तुम्हारे जवाहर नवोदय विद्यालय, और उसके बाद जो आएंगे तुम्हारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल। तो कभी अगर आपने पढ़ाई में भी आप सैनिक स्कूल या फिर RIMC के स्टूडेंट रहे हो, अगर आप हायरार्की अगर बात करें कि इंडिया के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन से हैं, तो सबसे नीचे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय के ऊपर आएंगे सैनिक स्कूल, और सैनिक स्कूल से ऊपर कौन से वाले आते हैं हमारे, RIMC। तो RIMC फिलहाल कहाँ पर है तुम्हारा, देहरादून। ठीक है, और इंडियन मिलिट्री अकेडमी, IMA,
इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है तुम्हारी? देहरादून में। तो मिलिट्री से रिलेटेड राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज पूछ लिया या इंडियन मिलिट्री एकेडमी पूछ लिया, दोनों का आंसर क्या रहेगा अपना? देहरादून। तो जंगल से रिलेटेड का आंसर देहरादून, मिलिट्री से रिलेटेड का आंसर क्या होगा तुम्हारा? देहरादून। ठीक है। गुरुग्राम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है तुम्हारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर रिसेंटली बहुत सारे पेपर में आया है। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए क्योंकि इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव से 2016 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी ताकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा सा और एनहांस किया जाए, क्योंकि सन जो है हमारा, सन हमारे पास एक वन ऑफ दी मोस्ट रिलायबल या फिर बोल सकते हैं लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फोकस करती है कि जो सन की एनर्जी है या सोलर एनर्जी है उसको कितना ज़्यादा यूज़ कर सके और कैसे कैसे उसका जो यूज़ है उसको एनहांस किया जा सके। ठीक है, न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली में काफ़ी चीज़ों के हेडक्वार्टर है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के हेडक्वार्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, ये कहाँ पर है तुम्हारा? दिल्ली में। तुमने देखा होगा नॉर्दर्न इंडिया, हमारे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम लोग बीटेक करने के बाद जॉब ढूंढने जाते हैं या तो गुड़गांव या तो दिल्ली। ठीक है, तो इंजीनियर कहाँ जाएंगे? सारे के सारे जॉब करने दिल्ली जाएंगे। तो वहाँ से तुम लोग हेडक्वार्टर याद कर सकते हो इसमें। ठीक है, नेशनल डिफेंस कॉलेज, ठीक है, वो भी कहाँ पर है तुम्हारा? दिल्ली में, नेशनल डिफेंस कॉलेज। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। जो एनडीए का एग्जाम होता है 12th के बाद, एनडीए जिसको बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो खड़गवासला महाराष्ट्र में है। ठीक है, लेकिन नेशनल डिफेंस कॉलेज अगर एग्जाम में आया तो वो नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर होगा तुम्हारा? नेशनल डिफेंस कॉलेज है तुम्हारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली में, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला महाराष्ट्र में। ठीक है, बाकी एक और रहता है, एक और लिखना है तो लिख सकते हैं हम। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर है अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम जो अपनी एम्बेसीज है, जब फॉरेन रिलेशन या फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, जो भी सब कुछ है, सारा का सारा कारोबार दिल्ली से हैंडल होता है, सारा कंट्रोल दिल्ली से होगा। तो जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो भी कहाँ पर रहेगा तुम्हारा दिल्ली में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वो भी तुम्हारा दिल्ली में है। ठीक है, तो दिल्ली में काफ़ी चीज़ों के हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, कुछ एक इंपॉर्टेंट ये है, ये फिलहाल के लिए आप नोट डाउन कर सकते हो, बाकी हम फर्दर सेशन में धीरे धीरे करके डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो रुड़की में आ जाएगा तुम्हारा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI, इसके अलावा IIT के लिए फेमस है, देहरादून जंगल के लिए फेमस है और मिलिट्री के लिए। गुरुग्राम में फिलहाल के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यू दिल्ली में इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियर दिल्ली जाएंगे जॉब करने, नेशनल डिफेंस कॉलेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नॉर्मली बात करें, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उन्होंने रिसेंटली नए रूल बनाए हैं मेल और फीमेल बॉक्सर के लिए कि लाइट लेवल कंपटीशन में मैक्सिमम एज कितनी रहेगी। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल के हैं या फिर थोड़े हाई लेवल के जो कंपटीशन है उसमें कितनी मैक्सिमम एज होगी। अगर बाकी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो बाकी जो स्पोर्ट्स होते हैं, एथलेटिक्स हो गया तुम्हारा, उनमें कोई मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है। ये टोटली बोलते हैं कि इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि जब तक वो फिजिकली और मेंटली कैपेबल है अगर उस वाले स्पोर्ट को खेलने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? खेल सकता है। लेकिन जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है इन्होंने रिसेंटली एज लिमिट किसके लिए कितनी रखी? इन्होंने 40 ईयर्स। ठीक है, रिसेंटली इन्होंने बोला कि 40 ईयर्स के बाद पर्सन जो है वो मेंटली और फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं रहता। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, तो हमारे इंडिया में है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन डील करती है बॉक्सिंग के रूल के साथ उसको हम बोलते हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी कुछ ऐसे ही रूल बनाए, लेकिन डोमेस्टिक फाइट्स के लिए कुछ भी नहीं है। जो डोमेस्टिक फाइट्स होंगी आपकी, जो घर के अंदर बॉक्सिंग फाइट्स होंगी, उनमें कोई रूल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इंटरनेशनल कंपटीशन में आप लोगों ने जाना है तो उसके लिए उन्होंने मेल और फीमेल की एज मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कर रखी है। मेल जो है वो जा सकते हैं मैक्सिमम एज ऑफ अप टू 34 एंड फीमेल के लिए एज थोड़ी ज़्यादा है 2 साल।
कितनी जा सकते हैं ये 36 तक, ठीक है। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 40 मैक्सिमम एज है, लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैक्सिमम कितनी रखी है हमने 34, ठीक है। बाकी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इस वक्त के जो हेड है, ये जो प्रेसिडेंट है वो है तुम्हारे अजय सिंह, ठीक है। अजय सिंह क्या है इसके प्रेसिडेंट। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है अपना इसका दिल्ली में, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है, अजय सिंह। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है उमर क्रैमलेब। इनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है उमर क्रैमलेब, ठीक है। और हेडक्वार्टर है इनका लोसेन में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है लोसेन में। लोसेन कहाँ है तुम्हारा, स्विट्जरलैंड, लोसेन स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उमर क्रैमलेब और हेडक्वार्टर है लोसेन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इंडिया के जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और प्रेसिडेंट कौन है तुम्हारे, अजय सिंह, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, ठीक है। रैटल जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, ठीक है। बात करें तो हमारे इंडिया में जो डैम्स होते हैं या जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर पेपर में या तो वाटरफॉल पूछेंगे या तो डैम पूछेंगे या तुम्हारी बैंक सिटी पूछेंगे। तो पहली चीज़ बात करें कि कौन सी रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो पहली बात ये है कि रैटल हाइड्रो प्रोजेक्ट है तुम्हारा चिनाब के ऊपर। हाल तो चिनाब के ऊपर और भी हाइड्रल प्रोजेक्ट है, उनको भी अभी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन है किसके ऊपर, चिनाब के ऊपर। अब बात ये करें कि गैस, अगर तुम्हें चिनाब रिवर याद आ रहा है तो आगे तुम लोग गैस कर सकते हो कि चिनाब जो है वो कौन कौन सी पर्टिकुलर स्टेट से होके जा रही है, ठीक है। तो चिनाब का अगर ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो ओरिजिन होता है इसका दो जगह से, एक को हम बोलते हैं चंद्रताल और दूसरे को हम बोलते हैं सूरजताल, ठीक है। लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर दो लेक्स हैं, एक का नाम है चंद्रताल और दूसरे का नाम है सूरजताल। चंद्रताल से निकलती है तुम्हारी चंद्र रिवर और सूरजताल से निकलेगी तुम्हारी भागा रिवर, ठीक है। चंद्रताल से निकलनी है चंद्र रिवर, सूरजताल से निकलेगी भागा रिवर। ये दोनों जो हैं ये आपस में जाके मर्ज करती हैं एक जगह पे जिसका नाम है टांडी, ठीक है। दोनों आपस में मर्ज करेंगी टांडी में, और टांडी में मर्ज करने के बाद इस पर्टिकुलर रिवर को बोला जाता है चंद्रभागा रिवर, ठीक है। चंद्र और भागा मिलके क्या बना रही है, चंद्रभागा। और चंद्रभागा जहाँ निकलेगी हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से मूव करेगी जम्मू कश्मीर वाली साइड को, और जम्मू कश्मीर में इसको बोला जाता है चिनाब, ठीक है। उससे पहले इसको हिमाचल में मेनली मैक्सिमम हिमाचल के एरिया में इसको चंद्रभागा बोला जाता है जो कि चिनाब ही है, और बाद में जाके जम्मू कश्मीर में इसको क्या बोला जाता है, चिनाब रिवर बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि रैटल हाइड्रो प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, चिनाब के ऊपर, और चिनाब मेनली जाती है हिमाचल और जम्मू कश्मीर से, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देके गैस कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में कहीं है नहीं, बच्चा कौन से वाला, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर हुआ तुम्हारा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, चिनाब के ऊपर। इसके अलावा अगर चिनाब के ऊपर और जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं वो आपसे पूछ लें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे पास, एक हो गया सलाल, ठीक है, सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया। एक हो गया दुलहस्ती, सलाल दुलहस्ती। एक हो गया अपना बगलीहार, बगलीहार, ठीक है। सलाल हो गया, दुलहस्ती हो गया, बगलीहार हो गया। एक है किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। एक और प्रोजेक्ट है लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो पकाल दुल, ठीक है, इसलिए वो एग्जाम में आने के चांसेस बड़े कम है, लेकिन फिर भी लिख सकते हो आप पकाल दुल हाइड्रो, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक कंप्लीटेड नहीं है ये वाला, ठीक है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्या है, चिनाब रिवर के ऊपर कुछ एक इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। बाद में यही जो चिनाब रिवर है वो आगे जाके सतलुज के साथ मर्ज करती है पंजनाद में, ठीक है, और मर्ज करने के बाद में जाके यही जो सतलुज है वो तुम्हारी लास्ट में इंडस के साथ मर्ज कर जाती है एज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस।
इंडस को पाकिस्तान की नेशनल रिवर भी बोला जाता है, पता होगा तुम्हें। और इंडस की जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी, रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब और झेलम, ठीक है। इन सारी की सारी नदियों से मिलकर क्या बनता है, पंजाब। तो ये जो 5 नदियां हैं वो पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से, चंडीगढ़ पॉइंट ऑफ व्यू से, हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इवन हिमाचल प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू के जितने एग्जाम होंगे उनमें सब में इनके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो इनके ट्रिब्यूटरीज हैं और क्या क्या इनका रूट है, कहाँ पर मर्ज कर रही है, क्या ओरिजिन पॉइंट है, हर एक जो चीज़ है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चल द मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है, द मिनिकॉय आइलैंड इज सिचुएटेड। तो पहली बात ये करते हैं कि मिनिकॉय आइलैंड है कहाँ पे, ठीक है। ईस्ट वेस्ट सवाल ये आया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पुडुचेरी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ कोचीन, वो बात की बात है, पहले ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, ठीक है। तो अगर बात करें तो इट इज़ साउदर्न मोस्ट, ठीक है, इट इज साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। तो हमारे इंडिया में आइलैंड के 2 ग्रुप हैं, ठीक है। एक को हम लक्षद्वीप बोलते हैं, एक को अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ पर लोकेटेड है हमारे इंडिया में, लक्षद्वीप है यहाँ पर अराबियन सी में, और अंडमान निकोबार कहाँ पर है तुम्हारा, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो लक्षद्वीप का जो साउदर्न मोस्ट आइलैंड है उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिकॉय, ठीक है। मिनिकॉय साउदर्न मोस्ट आइलैंड है। इसके नीचे जो आइलैंड है, जो बहुत बड़ा आइलैंड का ग्रुप है, उसको एक लैटिट्यूड है जिसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 8 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है मिनिकॉय को किसके साथ, तुम्हारा मालदीव्स के साथ, ठीक है। अभी रिसेंटली तुमने सुना होगा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा बाउंड्री चैनल, क्योंकि रिसेंटली तुमने देखा होगा कि हमने जो मालदीव का टूरिज्म था उसको हमने बहुत ज़्यादा तरीके से एक मूवमेंट चलाई और उसको डिक्लाइन किया और लक्षद्वीप की तरफ अपना फोकस ज़्यादा रखा। और मज़े की बात यह है कि लक्षद्वीप और मालदीव में कोई खास फर्क है नहीं, ठीक है, एक ही साइड पे है, एक ही सी में है, बस केवल 8 डिग्री नॉर्थ उसमें से पास हो रहा है। और जो बाउंड्री लाइन है मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच, इसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो मिनिकॉय इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, और ये जो मालदीव के साथ हमारी बाउंड्री है वो कौन सी वाली है, तुम्हारी 8 डिग्री चैनल, ठीक है। हाँ, लक्षद्वीप में एक और सवाल पेपर में आता है, जो लक्षद्वीप की कैपिटल है, कैपिटल का नाम है कवरत्ती, ठीक है। कवरत्ती क्या है, लक्षद्वीप की कैपिटल है, और नीचे उसके मिनिकॉय है। अब कई बार पेपर में ये पूछ लेंगे कि कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में जो बाउंड्री है, वाटर बाउंड्री है, उसका नाम बताओ। तो इसके बीच में होता है 9 डिग्री नॉर्थ, लैटिट्यूड जो है वो पास, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय को सेपरेट कर रहा है, जबकि मिनिकॉय और मालदीव्स को कौन सेपरेट कर रहा है, तुम्हारा 8 डिग्री चैनल। क्लियर हो गया, ठीक है, मिनिकॉय और इसको, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर आराम से आप मैप देख के आइडिया लगा सकते हो कि अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मिनिकॉय पता है, कभी आपने हल्का फुल्का लक्षद्वीप के बारे में 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े होंगे, तो मिनिकॉय के बारे में पक्का पढ़ते हैं कि मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में ये पर्टिकुलर बाउंड्री है, ठीक है। अब सवाल ये है कि पुडुचेरी कहाँ पर है और कोची कहाँ पर है। कोची पुराना नाम है तुम्हारा कोचीन का, जो कि केरला में है, ठीक है, और पुडुचेरी यहाँ पर है तमिलनाडु के बीच में, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जिसका पुराना नाम पौंडीचेरी है, ठीक है। तो कोची, अब यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे, कोची कहाँ पर है तुम्हारा, कोची है तुम्हारा केरला में। अब सवाल है कि मिनिकॉय आइलैंड कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी का नॉर्थ ईस्ट हुआ ये, यहाँ पर है, नहीं है यहाँ पे। नॉर्थ वेस्ट ऑफ कोची, नॉर्थ वेस्ट कोची का क्या हुआ तुम्हारा, ये वाला, यहाँ भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। साउथ ईस्ट ऑफ पुडुचेरी, साउथ ईस्ट क्या हुआ तुम्हारा, ये पुडुचेरी, यहाँ पर भी नहीं है। साउथ वेस्ट ऑफ कोची, ठीक है, साउथ वेस्ट ऑफ कोची, ये सही आंसर है। अपना सही आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट ऑफ कोचीन या फिर साउथ वेस्ट ऑफ कोची। वहाँ पर क्या है तुम्हारा, मिनिकॉय आइलैंड सिचुएटेड है। तो बात यह है कि मैप बेस्ड सवाल, पिछले सेशन में भी एक हमने किया था, अरिचल मुनाई पूछा था, तो मैप बेस्ड सवाल आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हम उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का जो असल में मतलब होता है, लक्षद्वीप वर्ड का मतलब है ग्रुप ऑफ 100,000 आइलैंड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ 100,000 आइलैंड इसका मतलब है। लेकिन असल में टोटल लक्षद्वीप में आइलैंड कितने हैं, टोटल 36 आइलैंड्स ही है, ठीक है, टोटल कितने आइलैंड्स है, 36। 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप किया गया। इससे पहले लक्षद्वीप का नाम था लैकेदीव, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी,
ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड थे यहाँ पे। इन 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड के नाम पे लक्षद्वीप का नाम पहले क्या रखा गया, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनद्वीप। ठीक है, 1973 में नाम चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया गया। अंडमान निकोबार में 576 आइलैंड है, आल्दो इससे बहुत ज़्यादा है अंडमान निकोबार में, लेकिन असल में लक्षद्वीप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 100,000 आइलैंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल, रिसेंटली पता नहीं कितने जो एग्ज़ाम TCS कंडक्ट करता है या फिर जो PEEEE भी कंडक्ट करेगा, उसमें बहुत बार पेपर में सवाल ये आएगा कि हरिके जो वेटलैंड है, ठीक है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। हरिके वेटलैंड जो है वो तुम्हारी कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो पहले भाई बात ये करें कि हरिके इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, पहली बात तो हरिके इज सिचुएटेड जहाँ पर तुम्हारी ब्यास जो है वो मर्ज करती है किसके साथ, सतलुज के साथ। ठीक है, जहाँ पर ब्यास सतलुज के साथ मर्ज कर रही है उस पर्टिकुलर साइड को हरिके वेटलैंड साइट बोलते हैं। जगह का नाम क्या है, हरिके। अब पेपर में सवाल इसलिए आता है क्योंकि ये और बहुत सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो, जहाँ का जो फॉरेस्ट्री है, ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये जो फ्लोरा और फौना है, वो तुम्हारा मेनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वहाँ के पानी के ऊपर। ठीक है, सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है, तुम्हारा पानी के। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, आंसर आप गेस कर सकते हो क्या होगा, तुम्हारा सतलुज एंड ब्यास। ठीक है, तो हरिके जो है वेटलैंड वो अभी फिलहाल क्या है, इट इज़ वन ऑफ द रामसर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रामसर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया में से एक है ये हरिके। ठीक है, अब सवाल ये है कि रामसर वेटलैंड साइट्स क्या होती है। ठीक है, तो क्या होता है तुम्हारा 2 फ़रवरी 1971, 2 फ़रवरी 1971 को ईरान की एक सिटी है। ठीक है, ईरान की एक सिटी थी, सिटी का नाम था रामसर। उसमें एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑब्लिगेशन हम साइन करते हैं, एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो वेटलैंड्स होंगी सारी, या ऐसी जगह जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है या वाइल्ड लाइफ पानी के अकॉर्डिंग है, उन सारी की सारी जो जगह है उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाएगा। जो पर्टिकुलर कंट्री की स्टेट होगी वो स्टेट ये इंश्योर करेगी कि वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है या वहाँ का जो पानी है वो किसी ना किसी तरीके से हैम्पर ना हो। ठीक है, या जो कि वाइल्ड लाइफ है उसको कोई भी खतरा ना हो। उसके लिए जो हर एक गवर्नमेंट है वो कुछ एक पर्टिकुलर साइट्स को रामसर वेटलैंड साइट से डिक्लेयर करेगी और उसके बाद उनको नेसेसरी फंड और नेसेसरी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो हमारे इंडिया में टोटल रामसर वेटलैंड साइट्स है 85। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत है नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तुम कई सोर्सेज में पढ़ोगे तो तुम्हें ये आंसर मिलेगा 82। 85 क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी तुम्हारी 14 अगस्त 2024 को 82 से बढ़ा के इसको कितना कर दिया गया 85। इससे पहले तुमने 82 पढ़ी होंगी। ठीक है, 82 से बढ़ा के अभी रिसेंटली ऐड करके कितनी कर दी है 85। तो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। ठीक है, टोटल कितनी साइड्स है 85, जिसमें अगर पंजाब की बात करें तो अकेले पंजाब में है टोटल 6। ठीक है, टोटल कितनी साइड्स है पंजाब में 6, हरियाणा में कितनी है तुम्हारी 2 और हिमाचल प्रदेश में कितनी है तुम्हारी 3। ठीक है, पंजाब में 6, हरियाणा में 2 और हिमाचल प्रदेश में टोटल रामसर वेटलैंड साइट्स कितनी है तुम्हारी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 3। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, बाकी अगर आप हिमाचल की भी लिखना चाहते हो तो हिमाचल और हरियाणा की और पंजाब की भी लिख सकते हो। ठीक है, हिमाचल की है तुम्हारी 1, 3 में से 1 है तुम्हारी पौंग डैम, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पौंग डैम है। दूसरी है तुम्हारी रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेणुका लेक बोल लो। ठीक है, और लास्ट है तुम्हारी चंद्रताल। ठीक है, चंद्रताल। पौंग डैम होगी तुम्हारी, ठीक है, रेणुका लेक होगी, और जो चंद्रताल है वो क्या है, हिमाचल की रामसर वेटलैंड साइट्स है। ठीक है, अगर हरियाणा की बात करें, ठीक है, तो हरियाणा में 2 ही हैं, एक है सुल्तानपुर और एक है विंदावास। ठीक है, विंदावास और सुल्तानपुर। ठीक है, ये 2 रामसर वेटलैंड साइट्स है कहाँ की तुम्हारी, हरियाणा की। पंजाब की बात करें तो पंजाब में टोटल 6 हैं। ठीक है, एक है केशोपुर मियानी, केशोपुर मियानी, रोपड़ लेक,
कंजली, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। एक आ गया तुम्हारा जिसकी अभी क्वेश्चन आया था, हरिके वेटलैंड साइट्स, और एक आ जाएगा तुम्हारा नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक आ जाएगा क्या तुम्हारा, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो टोटल ये 6 होगी तुम्हारी पंजाब की, ये होगी हरियाणा की, और वो किसकी होगी तुम्हारी, हिमाचल प्रदेश। पौंग डैम, रेणुका लेक, चंद्रताल, बिंदावास, सुल्तानपुर, केशवपुर, रोपड़, कंजली, ब्यास, नंगल, हरिके, ये टोटल कितनी होगी, 6, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली तुमने देखा होगा अगस्त के मंथ में, आल तो जब ये पेपर हुआ तब शेख हसीना इतनी ज़्यादा न्यूज़ में नहीं थी, ठीक है। शेख हसीना के बारे में कोई इतना तगड़ा सवाल पहले आने के चांसेस कम थे, लेकिन फिर भी आ गया, ठीक है। क्यों आया, इसके पीछे भी वजह बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी तो इसके शेख हसीना से रिलेटेड सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पहली बात ये है कि तुम्हें पता होगा कि क्या है ये, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश बना 1971 में, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। अगर आपने पढ़ी होगी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक है, जिसमें इंडिया वालों ने भी हेल्प की, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसको लीड कर रहे थे इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट होकर असम और अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे एंटर कर रहे थे, ठीक है। तो उनकी लिबरेशन में हमने हेल्प की, और इनको शेख मुजीबुर रहमान को बोला जाता है बांग्लादेश में बंगा बंधु, ठीक है। इनके लिए टाइटल है क्या, बंगा बंधु, ठीक है। और इनको फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है, ठीक है। इनको फादर ऑफ बांग्लादेश या फिर फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है। इन्हीं की बेटी थी कौन, तुम्हारी शेख हसीना, ठीक है। शेख हसीना के पापा थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख हसीना जो है वो 1996 में, ठीक है, 1996 में बनती है 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और शेख हसीना बनती है 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम 1996 से 2001, ठीक है। उसके बाद 2009 में एक बार फिर से पीएम बनती हैं वो, और जनवरी 2024 के जो इलेक्शन में फिर से जीत के 4th कंजिक्यूटिव टाइम पीएम बनती है ये, ठीक है। 4th कंजिक्यूटिव पीएम बनती है, ठीक है। कौन, शेख हसीना। तो पेपर में सवाल क्यों आया, क्योंकि 4th कंजिक्यूटिव पीएम बनी है तुम्हारी, ठीक है। बांग्लादेश की हिस्ट्री में क्या है, ये तुम्हारी लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बांग्लादेश की हिस्ट्री में, और वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी इनका पहला रैंक आ गया। इसी के बाद इनका क्या आ गया, लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, फीमेल हेड ऑफ द स्टेट, सरकार के हेड के तौर पे लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल बन गई, ठीक है। 20 साल से ज़्यादा इन्होंने लगभग रूल किया, ठीक है, 20 साल से ज़्यादा लगभग रूल किया। 4th कंजिक्यूटिव टाइम इन्होंने कब जीते, तुम्हारा 2024 के जो इलेक्शन है। कौन सी पार्टी से ये बिलोंग कर रही थी, ये बिलोंग कर रही थी अवामी लीग, जिनसे इनके पापा बिलोंग कर रहे थे वही पार्टी इनकी थी। अवामी लीग से खड़े होकर अभी रिसेंटली ये 4th कंजिक्यूटिव पीएम बनी। हाँ, आल्दो क्या हुआ उसके बाद तुमने न्यूज़ सुनी होगी कि एक बहुत वाइड प्रोटेस्ट हुआ कंट्री में। किससे रिलेटेड प्रोटेस्ट होता है ये प्रोटेस्ट होता है रिजर्वेशन कोटा को जो सिस्टम था उसको रिफॉर्म करने के लिए, कि जो फ्रीडम फाइटर थे 1971 वाली वॉर के, उन फ्रीडम फाइटर को जो 30% कोटा अलोकेट हो रहा है वो 30% कोटा जो है इसको हटा दिया जाए। और उसके बाद बोलते हैं कि जब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुई तो शेख हसीना ने आर्मी की हेल्प लेके प्रोटेस्ट को शांत करने की कोशिश की, जिसमें 200 से लेके 1000 के बीच में लगभग स्टूडेंट मारे गए, ठीक है। और उसके बाद जब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइट होगी तो वो वहाँ से भाग के अभी फ़िलहाल सेल्फ आइसोलेटेड एग्जाइल में है इंडिया में, किसी सीक्रेट लोकेशन में है इंडिया में। अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि इंडिया में कहाँ पर है, लेकिन अभी एग्जाइल्ड है वो कहाँ पर। उनके बेटे की अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आई कि अभी शेख हसीना ने कोई ऑफिशियली रेजिग्नेशन नहीं दिया है। पहले बात ये फैली थी कि रेजिग्नेशन दिया है उन्होंने, लेकिन अभी उन्होंने ऑफिशियली बोला कि कोई फॉर्मल रेजिग्नेशन उन्होंने नहीं दिया है, तो अभी भी पीएम है। जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी तो हो सकता है शेख हसीना तुम्हारी दोबारा से बांग्लादेश चली जाए, ठीक है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है तुम्हारा, एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुका है कि कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रहे थे। दूसरा, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन रहे हैं बांग्लादेश के,
लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ द स्टेट पूरे वर्ल्ड के कौन से रहे हैं, तुम्हारा शेख हसीना। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन पब्लिश होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला कि जो सिमी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलेंगे स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसको रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया, इसको इलीगल या फिर अनलॉफुल एसोसिएशन के तौर पे इन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब बात ये करें पहले तो एक्ट कौन सा है उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले समझना ये जरूरी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, यह ऑर्गेनाइजेशन बनी कब। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन होती है तुम्हारी 25 अप्रैल 1977, 25 अप्रैल 1977 को इसको बनाया मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी ने। किसने बनाया, मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी। ठीक है, इस्लामिक एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट की, जिनका कई लोग क्लेम करते हैं, गवर्नमेंट क्लेम करती है कि इनका जो टारगेट है वो है दरुल इस्लाम। दरुल इस्लाम का मतलब है कि एक इस्लामिक स्टेट बनाना है इंडिया को। हमारा मेन एजेंडा है कि जितने लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं उतने लोगों को हमने कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद एक इस्लामिक स्टेट बनाना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उन्होंने बोला कि हम सिमी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि टेररिज्म को फॉर्मेट कर रही हैं, टेररिज्म को एनकरेज कर रही हैं या उसको बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, जो कम्युनल हार्मनी है हमारी कंट्री की, उस कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रही हैं, और जो हमारी इंडिया की सोवरेनिटी है या जो पीस है या शांति है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसके लिए जो बैन है इनका, वो हम बैन को क्या कर रहे हैं, बैन को एक्सटेंड कर रहे हैं 5 साल और। ठीक है, 5 साल के लिए और एक्सटेंड करेंगे। अभी 2024 की नोटिफिकेशन है ये कि इसके जो बैन है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है 5 साल और के लिए। इससे पहले ये बैन लगा था 2019 में। ठीक है, लास्ट जो बैन था वो 2019 में था, लेकिन ये बैन 2019 में नहीं लगा है पहली बार। सबसे पहले जो इसके ऊपर बैन लगा था वो लगा था 2001 में। ठीक है, ये देखो कि 1977 में ऑर्गेनाइजेशन बनी और 2001 में इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लग गया। अब इनके पास सबूत भी है, इन्होंने बैन के पीछे वजह डिक्लेयर करते हुए बोला कि ये जो एसोसिएशन है जिसको हम सिमी बोल रहे हैं उसके खिलाफ फिलहाल 28 रीजन दिए। ठीक है, 28 रीजन दिए, जिसमें बोला कि 17 जो है वो रजिस्टर्ड केस है इसके खिलाफ। 17 रजिस्टर्ड केस है टेररिज्म से रिलेटेड, कम्युनल हार्मनी और पीस को डिसरप्ट करने के रिलेटेड, और 11 जो केस है वो कन्विक्ट हो चुके हैं। जो कुछ एक पर्सन थे जो कि सिमी के साथ एसोसिएटेड थे या स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो कुछ एक जो लोग थे वो एसोसिएटेड थे, वो ऑलरेडी कोर्ट में कन्विक्ट हो चुके हैं। तो ये कुछ एक रीज़न बताया जिसको उन्होंने बोला कि इसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं अनलॉफुल एसोसिएशन। ठीक है, अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। एक्ट कब आया, 1967 में। ठीक है, तो सिमी को 2001 से बैन रखा है, लास्ट टाइम 2019 में हुआ था, और फिलहाल 28 रीजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया, एक ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया। ये सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने लिखा कि हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जो सेक्शन 3 है, ठीक है, हो सकता है पेपर में थोड़ा डीप में किसी में पूछ लें, तो सेक्शन 3 क्लॉज नंबर 1, ठीक है, सेक्शन 3 क्लॉज नंबर 1 के अंडर इसको हमने क्या किया है, अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट जीके का पार्ट बोल सकते हो आप। पंजाब जीके का क्वेश्चन है कि हरियाणा और में कितनी लोकसभा की सीटें और पंजाब में कितनी है। ठीक है, तो अगर लोकसभा की बात करें, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक छोटा सा टेबल बना सकते हो तुम लोग। ठीक है, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, हरियाणा में लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 10 और पंजाब में लोकसभा की सीटें हैं 13। राज्यसभा की सीटें हरियाणा में है 5 और पंजाब में है टोटल 7। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल 90 रहेंगी हरियाणा में, और पंजाब में टोटल कितनी रहनी है तुम्हारी, 117। ठीक है, तो ये एक टेबल याद करना पड़ेगा तुम्हें, तुम जिस स्टेट को बिलोंग कर रहे हो। हिमाचल प्रदेश के
अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो तो हिमाचल में लोकसभा की 4, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4, राज्यसभा की 3 और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स आ जाएंगी अपनी 68, ठीक है। तो कई बार आपका अकेला लोकसभा का सवाल आ जाएगा, कई बार अकेला राज्यसभा का सवाल आ जाएगा, कई बार नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्लियामेंट पूछ लेंगे। जैसे हरियाणा के आपसे पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स इन हरियाणा, ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 10 + 5 कितना आ जाएगा तुम्हारा 15। पंजाब का टोटल पूछ सकते हैं 13 7 कितने हुए टोटल 20, ठीक है। तो और बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली के भी पेपर में सवाल आ सकते हैं, ठीक है। बाकी लास्ट लेक्चर में मैं एक चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि हरियाणा और पंजाब में लेजिस्लेचर कौन सा है, यूनिकैमरल है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि पंजाब और हरियाणा का जो लेक्चर है वो कौन सा है तुम्हारा यूनिकैमरल, ठीक है। केवल 6 स्टेट्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यूपी, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ठीक है। ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर अपना क्या है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विद विच प्लेस इज दी साधना फॉरेस्ट टिपिकली एसोसिएटेड, ठीक है। एक फॉरेस्ट का नाम पूछा है, बोला कि फॉरेस्ट जो है वो किस प्लेस से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में तमिलनाडु और पौंडीचेरी का जो रीजन है उसमें एक जगह है ऑरोविले। ऑरोविले की जो फाउंडेशन की थी वो की थी मीरा अल्फासा ने। मीरा अल्फासा जो थी एक स्पिरिचुअल गुरु थी और उनका जो मेन मकसद था वो ये था कि दुनिया के एक रीजन बनाए, हमारे इंडिया में एक ऐसा रीजन बनाए जहाँ पर दुनिया के जितने लोग हैं जो स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहते हैं या योगा पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहते हैं, तो अलग अलग जो लोग हैं वो इस पर्टिकुलर सिटी में आके बैठ सकें। एक प्लान टाउन था जिनकी फाउंडेशन ये रखते हैं 1968 में, ठीक है। कहाँ पर है ये तुम्हारा, अभी अगर बात करें तो तमिलनाडु एंड जो पुडुचेरी वाला रीजन है, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन में पड़ता है, ठीक है, मीरा अल्फासा का, ठीक है। तो 1968 में इन्होंने ये टाउन बनाया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से आते थे। एक कपल है, ठीक है, एक कपल हमारे इंडिया में आता है, इजराइल का एक कपल था, कपल का नाम था योरित और रजीराम, योरित एंड अविराम रजीम, अविराम रजीम। एक इजरायली कपल इंडिया में आता है और जब ये एरोविले गया तो एरोविले में इन्होंने देखा कि 70 एकड़ के करीब एरिड ज़मीन पड़ी है या बंजर ज़मीन पड़ी है, वहाँ कोई जंगल नहीं है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, खाने की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है जानवरों के लिए भी और पक्षियों के लिए भी। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना जो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनको रिवाइव किया जाए यहाँ पे। एक ऐसे इनका सपना था, एक ऐसा सपना बनाने की इन्होंने कोशिश की कि हमारे इंडिया में एक ऐसी जंगल बनाना है जहाँ पर क्या हो सके तुम्हारी वाटर मैनेजमेंट है उसको किया जा सके और जंगलों से जितने जो पशु पक्षी हैं या जो तुम्हारे बर्ड्स हैं उनको दोबारा से यहाँ पर रिस्टोर किया जा सके, ठीक है। 2003 में ऑरोविले में ये एक फाउंडेशन रखते हैं, फाउंडेशन को बोला जाता है साधना फॉरेस्ट। लगभग 70 एकड़ के करीब ज़मीन को आज इन्होंने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रखा है। मेन इनके 3 कंजर्वेशन प्रोजेक्ट थे, एक था वाटर कंजर्वेशन, एक था ट्रीज़ और सबसे लास्ट में क्या था पीपल एंड फूड, ठीक है। तो इन्होंने इनका जो प्रोजेक्ट था वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा, ठीक है, ऑरोविले तमिलनाडु में। बाद में जाके 2010 में इन्होंने यही साधना फॉरेस्ट इन्होंने हाइती में खोला। हाइती एक कंट्री है कैरिबियन आइलैंड में, नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है जहाँ पर आपको वेस्ट इंडीज़ मिलेगा और कैरिबियन आइलैंड्स बोलते हैं इनको, वहाँ पर एक कंट्री है हाइती, ठीक है। तो हाइती में ये मिलेगा। 2013 में इन्होंने साधना फॉरेस्ट खोला एक और कंट्री में, कंट्री का नाम क्या है कीन्या, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री जो है कीन्या, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने ये साधना फॉरेस्ट खोला। तो फिलहाल प्रेजेंट डे 3 जगह पर ये अपना काम कर रहे हैं। इनका मेन ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है या जो डिफॉरेस्टेशन हमारी कंट्री में हो रही है, डिफॉरेस्टेशन को दोबारा से रिवाइव किया सके, ठीक है। तो इन्होंने जो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनको इन्होंने रिवाइव करा, जिसको जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है हमारे इंडिया में। ओवरऑल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो टोटल वो 0.01% के करीब बचे थे, ठीक है। टोटल इनकी जो ट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है या फिर जो एरिया कवर अप है वो है केवल 0.01%। लेकिन अभी इनके एफर्ट से इन वाली सारी की सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके रिवाइव किया जा सका है। ऑरोविले जो जगह है वहाँ पर 100 से ज़्यादा के करीब बर्ड की स्पीसीज़ वहाँ पर रहती हैं।
इन 3 जगह पर। इनको 2010 में एक अवार्ड भी मिलता है इनका ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए। अवार्ड मिला है इनको ह्यूमैनिटेरियन वाटर एंड फूड अवार्ड, ठीक है। अवार्ड का नाम भी लिख सकते हो, ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन वाटर एंड फूड प्राइज, ठीक है, फूड प्राइज इनको इनके इस इनिशिएटिव के लिए मिला, ठीक है। तो फाउंडर साधना फॉरेस्ट के पूछ सकते हैं, जगह आपसे पूछ ली, स्टेट आपसे पूछ सकते हैं, स्टेट बनेगी तुम्हारी तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम पंजाब PSSB के कुछ एक पेपर और डिस्कस करेंगे, साथ में ये कोशिश करेंगे कि आने वाले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और हम उनके लिए कैसे कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। थैंक यू।